सो वी विल स्टडी द फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला जो पॉइंट आपको लर्न करना है बेटा, वो है आपका सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग्स। वन इज सिस्टम एंड द सेकंड इज सराउंडिंग्स। दीज टू वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। पहला वो शब्द क्या है ऋषिका? सिस्टम, और दूसरा शब्द होता है सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है बेटा, ये आपको समझना है। इट इज एनी रीजन ऑफ स्पेस, it is any region of space that is to be investigated, that is under investigation or is to be investigated, जिसको आपने परखना है, काम करना है, जिसके अंदर, उसको आप कहते हो सिस्टम। What are surroundings? Any other part or any other area or volume other than the system is called as the surroundings। ये बात आपको समझनी है। पहले होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग। सिस्टम वो होता है, इमेजिन करिए सुबह जैसे एवरी सैटरडे आई हैव अ रूटीन, आई ऑलवेज डू अ बिट ऑफ गार्डनिंग एवरी सैटरडे। तो जिस घर में, एरिया में मेरा छोटे से प्लांट्स पड़े हैं, उसको मैं गार्डन कह दूंगा, दैट इज सिस्टम। बाकी सारा घर गार्डन ही है, वो घर है। दैट मीन्स जिस एरिया में आप कामकाज कर रहे हो उसको आप कहते हो सिस्टम। जो उस एरिया के बाहर आता है उसको हम सारा का सारा क्या कहते हैं? वी ऑलवेज टर्म देम एज सराउंडिंग्स। ये बात आपको समझनी है। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो आपके पास दो चीजें आपने समझनी है। सिस्टम जो होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पहला जो सिस्टम होता है वो आपको होता है होमोजीनियस। सेकंड सिस्टम कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। द फर्स्ट सिस्टम इज होमोजीनियस, द सेकंड सिस्टम इज हेट्रोजीनियस। द होमोजीनियस क्या कहते हो? होमोजीनियस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम which means it is made up of only one phase. It is made up of only one phase। मेरे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से बात समझनी है। and heterogeneous, it is made up of more than one phase। मेरे लाल गोपाल अच्छे से समझिए, it is made up of more than one phase। ओ हो, अगर ये बात हुई, इसका मतलब इसके अंदर either it is completely solid or liquid or a gaseous phase, any one phase, either it is solid, liquid or the gaseous phase। ये बात आपको समझनी है, अपने दिल में, अपने दिल के अंदर चिपका लेनी है। जैसे मुन्नी बदनाम हुई में वो चिपकाती है, आपने चिपका लेनी है। इसमें it is more than one phase, it can be solid liquid, it can be liquid gas, it can be solid gas। आपको ये बात समझनी है। It can be liquid gas, it can be gas to solid। ठीक है, जैसे वो कहती है मुन्नी बदनाम में चिपक गया, तो आपने चिपका लेना है। ठीक है जी, मलाइका जी की तरह इसको भी चिपका लेना है। तो अब मैं सिस्टम्स के अंदर और भी बात करना चाहूंगा आपके साथ। लाल जब मेरे पास सिस्टम्स आते हैं तो सिस्टम्स मेरे पास और भी बड़े अच्छे आते हैं। सिस्टम्स कैसे आते हैं, आइए जरा समझते हैं। पहला सिस्टम आपको मिलेगा ओपन सिस्टम, सेकंड आपको मिलेगा क्लोज सिस्टम, थर्ड आपको मिलेगा बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, ये मेरी थ्योरेटिकल रिवीजन क्लास है। न्यूमेरिकल रिवीजन क्लास अगर आपको चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा वो भी। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन सिस्टम इन विच both matter and energy can be exchanged with the surroundings, can be exchanged with the surroundings। इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, हाँ, ये ओपन सिस्टम है। आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, ये ओपन सिस्टम है। सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, हीट जा भी रही है, हीट आ भी रही है। और अच्छा, इसका और अच्छा एग्जांपल, पेट्रोल खोल के रख दीजिए, पेट्रोल की बोतल को खोल के रख दीजिए, मैटर भी गया, एनर्जी भी गई। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। अच्छा, और सुबह उठ के मम्मी ने आपके लिए कप ऑफ टी बनाई, जैसे ये है, एक हो, ये कप ऑफ टी है बेटा, इसको मैं पी के दिखाता हूँ कौन सिस्टम है। बहुत अच्छा है, ये कप ऑफ टी है। ठीक है जी, तो ये ओपन सिस्टम है बच्चों, ये आपको समझना है। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें मैटर नहीं उड़ता, इन विच ओनली एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस, इन विच ओनली एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर इसमें एग्जाम्पल दोगे पावन, लिखने से क्या होता है? लर्निंग फास्ट होती है। कप ऑफ टी
बट कवर्ड कप ऑफ टी यू कैन से। हाँ, बाथरूम में नहा रहे हो, स्विमिंग पूल में नहा रहे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? इन विच नाइदर एनर्जी नॉर heat और matter exchange takes place। ये आपको बात समझनी है, exchange takes place। ठीक है जी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? What can you give the example? Insulated flask having hot water or cold water, you can simply say। ये आपको बात समझनी है, ये आपको बात अच्छे समझनी है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी 2-3 चीजें बता देता हूं। एक आपके पास यहाँ पे होता है, what do you have? There is a state function। state functions क्या होते हैं बेटा? they are always represented by capital letters मेरे बच्चों। they are always represented by the capital letters। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, आप ये थ्योरी पढ़ के मेरी रिवीजन की, नीट के लेवल के सारे क्वेश्चन कर लोगे थ्योरी के, और सारे जेईई मेंस के। ठीक है, थ्योरी पार्ट के। ये अगर थ्योरी पढ़ लिया आपने अभी की, ये इस बढ़िया से जबरदस्त उसको समझ लिया इस पॉइंट को। कैपिटल लेटर्स, दैट मींस दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। That means the state functions only depend किस पे डिपेंड करते हैं? on the initial and final point, on the initial and final points। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। मैं भी आपको प्रिंटेड नोट्स दे सकता हूँ, स्लाइड्स बना के दे सकता हूँ, बड़ा इजी काम हो जाता है, बट मुझे लगता है तब लर्निंग पावर कम हो जाती है। लर्निंग पावर भी हमें करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हो डेल्टा जी, डेल्टा यू एटसेट्रा। ये कौन से हैं? स्टेट फंक्शंस है। दीज आर स्टेट फंक्शंस। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रैवल्ड। दीज आर स्टेट फंक्शन। बट if I represent Q, my friend, etc., बड़े और भी आएंगे, आपको मिलेंगे, this is not a state function। It is not in a capital letter, henceforth it will depend upon the path traveled। ये बात आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है। अब अगली हमने यहाँ से पढ़नी है, क्या है गुरविंदर भाई? अगली चीज यहाँ पे हमें मिलती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मैंने आपको कल भी कहा था कि जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है आईआईटी और नीट लेवल का, तो मैंने वो कल लेक्चर डाल दिया यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसके अंदर सारा इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन्ड है, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक स्टफ। तो अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आइए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं बेटा जॉनसी, डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देना स्टार्ट कर दूं, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या रहेगा? मास, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, लेंथ एक्सेट्रा। ये सारे इसके क्या हो गए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहां से फिर मैं अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालने की कोशिश करूंगा आपके आशीर्वाद के साथ, है ना, तो क्या निकलेगी मेरे बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे डिपेंड ऑन द, they do not in fact depend, they do not depend on the amount of substance present। ये बात समझनी है, they do not depend upon the amount of substance present। बेटा ये बात आपको अच्छे से समझनी है। इसका एग्जांपल क्या दोगे? What Rishika, can we give the example of intensive properties? Any 1, 2, 3 examples that you can of intensive properties? Very easy, not at all difficult for you। First, I can relate with the physics also। The best example is EMF of a dry cell। EMF जिसको नहीं पता, electromotive force होती है, potential difference कहते हो आप इसको। What else you can say?
Density, okay. She says density. What else other than density, my friend? Can you say temperature? Can you say, Temperature. yeah, temperature, pressure, etc. Right? ये आपके आते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आपको जबरदस्त याद करनी है, बच्चों को अक्सर भूलती है। और मैं देखता हूँ जरा कप ऑफ टी में क्या हालचाल है। माफी देना, आपके 30 सेकंड लिए चाय पीते हुए, बड़ी अच्छी चाय बनी है, दिल नहीं कर रहा छोड़ने का, बट दिल के आगे किसकी चलती है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करेंगे अब हम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या कहते हैं? पहले प्रोसेस में हम चलते हैं। आप सबका चहीता, आप सबका गांव में कहते हैं पिंडा चिकई, व्हाट इट सेज हरमन प्यारा। हरमन प्यारा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रख लीजिए dt 0 रहता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 रहता है, और du भी क्या रहता है, ये डेल्टा u क्या रहता है मेरे बच्चों? 0 रहता है। चाहे du ले लो चाहे डेल्टा u ले लो, वो हमेशा 0 रहता है। अगला प्रोसेस आ गया हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में dp इज 0। तो आपने याद रखना है यहाँ पे क्या बेटा, कि अगर मैंने, वासु बाद में वीडियो देखेगा तो जरा अपना नाम भी सुनियो, वासु, डेल्टा p इज इक्वल टू 0, और दूसरी बात यहाँ पे dp जो होगा वो भी 0 होगा। वो भी क्या होगा? 0। डेल्टा p और dp क्या होता है? हमेशा 0 होता है, एक ही बात है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग प्रथम। डेल्टा p एंड dp इज वन एंड द सेम थिंग। ये आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। अगर मैं थर्ड प्रोसेस में जाता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है मेरे बच्चों? dv क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर अगले प्रोसेस में जाता हूं, हा, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है यार कृष्णा, इस प्रोसेस को पढ़े ना तो दिल में गिटार बजता है, दिल में कुछ कुछ होता है। क्या होता है आइडियोबैटिक प्रोसेस में? dq इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस प्रोसेस पे क्यों कहा मैंने दिल में गिटार बजता है? इस प्रोसेस में 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में कई बार मिल जाते हैं। dq 0 हो जाता है। अगर अगला प्रोसेस आप मेरे से देखोगे, कौन सा प्रोसेस सर करवाने वाले हो? ये वो करवाने वाले हैं जो आप करते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा जिनको पता है डेल्टा एच क्या होता है? वाओ, एंथैल्पी चेंज। जब ऐसी ऐसी आवाजें कानों में आती है तो लगता है गुड मॉर्निंग कर रहा है देश हमारा। 6 एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर आप देखो तो लाल बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, देन यू गेट डेल्टा एच, वेरी गुड, पॉजिटिव। अगर आप 7th देखो, 7th में आपको मिलेगा अगला प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा ये तो आपको पता ही है, रिवर्सिबल प्रोसेस आप सारा इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो केमिकल, तो रिवर्सिबल तो आपका फेवरेट टॉपिक बन चुका होगा। क्या है? विच या इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी, ओके, कंटिन्यूसली मूविंग भी कह सकते हो, और कैन बी रिवर्स एनी टाइम। आप उनको कभी भी रिवर्स कर सकते हो, आपके मन मर्जी के मालिक हैं। आप जॉब नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, ये कैन कर सकते हैं हमेशा। 8वां प्रोसेस लाल करें जी। 8वां प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट दे कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। समझने वाली बात ये है, ये हमेशा और हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। When I talk about the thermodynamic equilibrium, it means and it only means, it means and only means it is in the chemical equilibrium. It means and it only means it is in the chemical equilibrium. ये बात आपको याद रखनी है अपने अंदर, अपने जिस्म के साथ लगा लीजिए इस बात को, क्योंकि अगला जो पॉइंट आने वाला है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, the reaction cannot be reversed। जो रिएक्शन है it cannot be reversed any time।
रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल और नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ये बात आपको याद रखनी है, नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ये बात आपको समझनी है, आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जो अगला 9th प्रोसेस है ना यार, वो बहुत जबरदस्त है। वो जबरदस्त बहुत है। वो कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आप सबको पता है, मैं सिर्फ एक बार रिपीट करूंगा। इट इज अ प्रोसेस which returns to its original state, which returns to its original state after a number of steps, after a number of steps। बहुत सारे स्टेप्स के बाद वो ओरिजिनल स्टेट पे रिपीट आ जाता है। और इसमें जानने वाली बात कौन सी है? du 0 होता है और dh या डेल्टा एच या डेल्टा यू क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें 0 रहता है। ये आपको बात समझनी है, अच्छे से बात समझनी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ जरा। चलो, तो अब मैं आपको एक शब्द लिखवाया बेटा पिछली स्लाइड्स में, पिछली लिखवाया, वो एक वर्ड लिखवाया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेटा इसके ऊपर बहुत बार सवाल बनता है कॉम्पिटिशन्स में। कौन से कॉम्पिटिशन में बनता है? बिटसैट में बनता है बेटा, मणिपाल में बनता है, वीआईटी में बनता है, ये पेपर्स में सवाल बनता है, एनडीए में बनता है। वो क्वेश्चन क्या आता है, कहते थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कब अचीव करते हैं? तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पहला होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहला होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। हम पहले दो इसलिए नहीं पढ़ते बेटा, पहले दो ज्यादा हमारी फिजिक्स में डील करते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आइए जरा, पहला जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? when no work is done on the system, when no work is done on the system, that is the mechanical. What is thermal equilibrium? When no heat exchange is allowed or the net exchange heat is 0, that means I can simply say delta H is 0 in thermal equilibrium. And what is the chemical equilibrium? आपको पता ही है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं गुड़िया? एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, करेक्ट? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक इक्विलिब्रियम में अचीव करते हैं। व्हेन देयर इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ओनली देन यू अचीव थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट? ये आपको बात समझनी है, which means we can only say that thermodynamic equilibrium, ये बात समझनी है बेटा, we can only say that thermodynamic equilibrium is achieved if and only, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, आपको पता होगा, लूप लगा दो, if and only all the 3 equilibriums are achieved, if all the other 3 equilibriums are achieved, अगर बाकी तीनों भी इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव करे जाएंगे तो बेटा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये बात याद रख लीजिए, ये बात याद रख लीजिए आपको, कि अगर आपके पास कृष्णा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम अचीव होंगे तभी थर्मोडायनेमिक होगा। अकेले केमिकल से, अकेले मैकेनिकल से, अकेले थर्मल से कुछ नहीं होगा, ये दो से, तीनों लेने पड़ेंगे आपको, उन तीनों से आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये नहीं बताया जाता किताबों में या कहीं और। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन देयर इज अ मैकेनिकल, व्हेन देयर इज अ थर्मल एंड व्हेन देयर इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल व्हेन देयर इज नो वर्क डन, thermal when the net exchange of heat is 0, and the chemical equilibrium when the reactants and the products have the same concentration. At that point of time it is called as the equilibrium constant. next हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आओ जी करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट and first law of thermodynamics, and first law of thermodynamics।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लॉ के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये अगर लॉ आपने समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, जबरदस्त लॉ है। आपको अगर आ गया और अगर नहीं आया तो थोड़ी मुश्किल होने की चांसेस हैं। आइए जी पहले करते हैं। तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन क्लास। तो बेटा दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है वर्क डन इन एक्सपेंशन, एक होता है बेटा वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जब आप वर्क डन इन एक्सपेंशन करते हो तो आपका फॉर्मूला बनता है माइनस ऑफ पी इंटू डीवी, और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो इट इज प्लस इंटू डीवी। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसका कैसे निकाला आपने, क्या रिश्ता है? तो जिन बच्चों को मैथ्स मेरे जैसे कमजोर मैथ्स है तो उनको उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। जब आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज एरिया इंटू लेंथ। ए गॉट कट, इट इज फोर्स इंटू लेंथ। दिस इज पी इंटू डीवी एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क। तो आपने याद रखना है जो वर्क डन इन एक्सपेंशन है वो माइनस पी डीवी, जो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्लस डीवी। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कंट्रोल, अंदर करना। ठीक है, आपके पास बर्फ है, आइस का क्यूब है, बाहर रख दिया, क्या हो गया? एक्सपैंड कर गया, माइनस आ जाएगा वर्क डन। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो अंदर पानी है, बर्फ बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये आपको बात समझनी है। क्या है P एंड V? क्या है मैं बता देता हूं आपको दोबारा। P here stands for the pressure and beta V here stands for the volume. That is why I said work done, I'm repeating again, work done in expansion, it is equals to minus of P into dV, which means if I want me the explanation, it is force upon area and dV is volume. Volume, that means area into length. If you take assuming, so area and area got cut and that's equals to beta PdV. ये बात आपको समझनी है, pressure and volume. And when you do the work against contraction, that means that what is it equal to? It is plus P into dV. ये बात आपको समझनी है, plus P into dV आपको बात अच्छे समझनी है। अब यहाँ पे अगर आप पूछोगे सर dV को क्या लिख दूं, तो you can write plus P minus V2 minus V1 and it is equals to V2 minus V1। ये आपको बात समझनी है, अच्छे से बात समझनी है, अच्छे से बात समझनी है, जबरदस्त बात समझनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। क्या कहते हैं? वर्क डन इन द रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। द रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये आप करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करें जी, वर्क डन इन द रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये बात आपको समझनी है। वर्क डन क्या है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये आपको बात समझ लीजिए, हेयर वर्क डन इज इक्वल्स टू, यू हैव डन इट ऑलरेडी, माइनस 2.303 nRT log ऑफ, ये बात आपको समझनी है, P1 upon P2, where P1 and P2 are the pressures, it is also equals to minus 2.303 nRT log of V2 by V1. Why for? Why is this so? Because P is inversely proportional to volume. हमने states of matter में बच्चों पढ़ा है, ये कौन सा law होता है? Boyle's law. Very good, it is Boyle's law. So work done can be described as in the reversible and isothermal expansion, what is it? Work done equals to minus 2.303 nRT log of P1 by P2 and V2 by V1। ये आपको बात समझनी है, जबरदस्त सीखनी है। आपने ये भी याद रखना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा टी क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा टी के साथ साथ डेल्टा यू भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये बात याद रखनी है आपको, ये वर्क डन का फॉर्मूला। अगर आपको अब ये अगला पॉइंट देखना है, अगर आपको निकालने आ जाए वर्क डन इन वासु इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें कैसे निकालोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क डन इन द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी मुश्किल आती है। मैं आपको बताऊं स्पष्ट भाषा में क्या करते हैं, आइए जरा देखें। इसमें दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। ऋषिका, अगर इसमें
डेल्टा V 0 हो जाए, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0. इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज 0, देन always remember work done external equals to minus, क्योंकि हमने किया, it is always equals to, I can write this not external, I can write it as irreversible, work done irreversible process. It is the formula minus P external delta V, which is equals to minus P external into 0. So work done in the irreversible process, work done in the irreversible process is 0. ये बात समझनी है. ये कब होगा, जब डेल्टा V 0 है, जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है. ऐसे केस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. वी ऑल्सो टर्म इट एज माय फ्रेंड्स आइसोकोरिक प्रोसेस. ये बात आपको समझनी है, बहुत जबरदस्त बात है, होता है, ठीक है. डेल्टा V इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, which means change in volume is 0, which means the work done in the irreversible process is minus P external delta V, which also means मेरे बच्चों, अगर डेल्टा V 0 है तो इसका मतलब वर्क डन इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, 0 होगा. दिस इज क्लियर. आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है, बहुत वाहियात है, क्योंकि मुझे प्रोफेशनली काम ये नहीं आता. आई एम ट्राइंग टू डू इट राइट. अब हम करेंगे इसमें केस नंबर 2. प्रथम द केस नंबर 2, प्रथम केस नंबर 1 आप सबको लग गया समझ. केस नंबर 1 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अब हम करेंगे केस नंबर 2. द केस नंबर 2 में क्या कहता है वो देखिए. केस नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कहता है बेटा केस नंबर 2 में? केस नंबर 2 में हमारा वॉल्यूम 0 नहीं है. The delta V is not equals to 0, because in delta V was 0 the first case. In delta V it is not equal to 0. अब यहाँ पे देखिए तो work done irreversibly क्या आ जाएगा, minus P external delta V, या dV भी आप लिख सकते हो. अब मैं यहाँ तक आपको सबको पता है. देखो यहाँ तक सारी दुनिया YouTube पे XYZ प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है. यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है. कहता if in case प्रेशर्स आर गिवन, अगर ऐसे केस में प्रेशर दे दिए जाएं, प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर चेंजेस, प्रेशर चेंज अगर दिए जाएं तो क्या होगा, V1 को P1V इज इक्वल्स टू nRT1, आइडियल गैसेस, दो गैसेस है, P2V2 इक्वल्स टू nRT2. करेक्ट गर्ल. यहां से मेरा क्या आ जाएगा, V1 क्या आ जाएगा बेटा, V1 equals to nRT1 divided by P1. ये कोई नहीं पढ़ाएगा और ये एडवांस का सवाल आ जाएगा. Therefore V2 equals to nRT2 divided by P2, या फिर एम्स का सवाल बनेगा. ये आपको बात समझनी है. अब मैं आपका थोड़ा सवाल टाइम लूंगा अगले पेज पे लेके जाके. मेरे पास फॉर्मूला है वासु, वर्क डन इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V कितना है, V2 माइनस V1. मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, माइनस P एक्सटर्नल nRT2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय P1. ये बात आपको समझनी है. अगर मैं nRT वापस बाहर ले जाऊं, माइनस P एक्सटर्नल nRT2 बटा P2 माइनस T1 अपॉन P1 क्या होगा, अगर और बाहर ले जाइए nR माइनस में P एक्सटर्नल क्या बन जाए बेटा, P1 T2 माइनस P2 T1 डिवाइडेड बाय P1 P2. ये तब होगा जब आपका वॉल्यूम का जो चेंज है वो नहीं 0 और वर्क डन इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू वर्क डन इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nR P एक्सटर्नल P1 T2 माइनस P2 T1 डिवाइडेड बाय P1 P2. ये बात आपको समझनी है. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर किसी तरह की आपको यहां तक प्रॉब्लम है, मेरे से बात कीजिए. तो बेटा हमने रिवर्सिबल में भी कर लिया, हमने इरिवर्सिबल में भी कर लिया. मैं रिपीट कर रहा हूं. तो वर्क डन इन द रिवर्सिबल isothermal expansion, in the reversible isothermal expansion का I would have a formula, quick formula for you guys, which is equals to W reversible will be equals to, what it equals to, minus 2.303 nRT log of
P1 upon P2. Correct, my friends? And it is also equals to minus 2.303 nRT log of V2 by V1. As we have discussed, P is inversely proportional to V. Why, sir? Because it is a Boyle's law. ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ा तो बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जबरदस्त इसके ऊपर। अब अगला पॉइंट देखिए, अगर मैंने जाना है, किसके पास जाना है, मैंने अगर जाना है वर्क डन इन द इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, सो वर्क डन इन इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल अगर नहीं भी लेते सिर्फ लिख लो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या फॉर्मूला है, इसमें मैंने दो केसेस बनवाए गुरविंदर। पहला केस में क्या आया बेटा, केस 1 में डेल्टा वी अगर 0 है, दिस इज केस नंबर 1, अगर दिलप्रीत केस नंबर 1 में देन वर्क डन इन द इररिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, which means work done in the irreversible process will be 0. But if case 2, the delta V is not equals to 0, the delta V is not equal to 0, and if, then simple formula you can also write minus of P external delta V, correct? But if the pressure changes are given, if you have a pressure changes beta, then what to do? अगर आपके पास pressure के changes आ जाएं, अगर आपके पास प्रेशर के चेंजेस आ जाए, then what you have to do, the pressure changes if you have, then what will you do, you will always apply the formula. What formula you will apply? minus nr, you have to learn that formula, आपको learn कर लीजिए, P external, correct? आगे क्या आता है, अगर आपके पास टेम्परेचर भी डिफरेंट है, T upon P2 माइनस T upon P1, अगर टेम्परेचर सेम है ये आपको देखना है T, ठीक है बेटा। अगर टेम्परेचर सेम है तो आप टेम्परेचर भी यहां से निकाल सकते हैं, क्या आ गया, माइनस nRT P एक्सटर्नल, क्या बच गया गुड़िया, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 P2। ये बात लगी समझ, ये है वर्क डन इन द इररिवर्सिबल प्रोसेस। इस बात की गारंटी देता हूं, ये वाला केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए, दिस इज वेरी वेरी। सो वर्क डन in the adiabatic reversible process, in the adiabatic reversible process, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है adiabatic reversible process में Q क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, प्लीज रिमेंबर दिस। तो हम करते हैं, यहाँ पे आपको पता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो कितनी होती है, आइए देखते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज सिंबलाइज्ड बाय CV, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाय NDT, इट इज इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू डेल्टा U बाय NDT। हियर वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, N इंटू CV dt, ये आपको बात समझनी है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू N CV dt। क्यों, क्योंकि जो du होता है जब आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो dw के बराबर होता है। why it is so, because delta U is always equals to Q plus W. now Q is 0 तो delta U is equals to W के बराबर आता है बेटा, ये बात आपको समझनी है, delta U W के बराबर आता है, so therefore you can say du equals to dw, ये बात आपको समझनी है। तो वर्क डन कितना आ गया, N CV dt। ऑल्सो वी नो, हम पढ़ के आए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, Cp माइनस CV इज R। अगर किसी को Cp और CV का रिश्ता नहीं पता तो देख ले, Cp इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको बात समझनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको बात समझनी है, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे ऊपर लिखा। तो इसी तरह R होता है, R आप सबको पता ही है, व्हाट इज R, इट इज द गैस कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, आपको ये बात समझनी है, ये अच्छे से बात समझनी है। तो Cp माइनस CV R होता है। अब Cp माइनस CV जो R के बराबर है, अगर इसको मैं CV और CV से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, व्हाट आई गेट, अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो फिर क्या बनेगा गुड़िया, Cp बाय CV को क्या लिख सकते हैं, वी ऑलवेज राइट गामा,
we always write gamma minus 1 is equals to R upon CV. Gamma minus 1 equals to R upon CV, where gamma is also called as the atomicity of the gas. Gamma is also called as the atomicity of the gas, and it is equals to Cp upon Cv. Gamma is called as Cp upon Cv. ये बात आपको याद होगी। तो Q पॉजिटिव होता है जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, और जब Q नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हीट क्या होगी बेटा आपकी यहाँ पे रिलीज होगी। ये बात आपको समझनी है। एक और बात आपको समझनी है यहाँ पे, वो क्या है, प्रथम अगर तो वर्क डन इन द आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले बेटा तुझे फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, क्या लॉ है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, तो क्या बन जाएगा, डी यू इक्वल्स टू डीवी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट वॉल्यूम का सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन एन डी टी। वर्क डन वहां से क्या निकालेगा बेटा, एन सीवी डी टी हो जाएगा। तो हमें ये भी रिलेशनशिप पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, वास्तु बेटा दोनों को Cv से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, Cv से डिवाइड कर दिया। मैंने Cv से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है भाई। Cp अपॉन Cv को मैं कहता हूँ गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन Cv। व्हाट इज गामा, इट इज कॉल्ड एज द एटॉमिसिटी ऑफ गैस व्हिच इज इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv। यहाँ से मैं गामा निकाल सकता हूँ R अपॉन Cv प्लस 1। प्लस माइनस आपको मेरे से बेटर आता है, आप मेडिकल कर रहे हैं, नॉन मेडिकल कर रहे हैं। Cv क्या हो गया, R अपॉन गामा माइनस 1। प्रथम यहाँ पे मैंने कन्वेंशन सिखाया, Q तब पॉजिटिव होगा जब हीट अब्सॉर्ब हो, Q तब नेगेटिव होगा जब हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, और वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द नेगेटिव तब होगा जब डन बाय द सिस्टम है। अगला पॉइंट, वर्क और हीट। 1 जॉल किसके बराबर है, इतने कैलोरीज के बराबर है। 1 कैलोरी किसके बराबर है, इसके बराबर है। 1 जॉल इसके बराबर है। क्यों बताया, 99.9% सवाल यहाँ पे गलत हो जाते हैं बच्चों के ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उनको कन्वर्जेंस नहीं आती। सब्जेक्टिव वो तो ठीक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा गलत हो जाता है, ये बात आपको समझनी है। अगला पॉइंट मैंने करवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, सबसे इंपॉर्टेंट है लाल, कार्नेट साइकिल। कार्नेट साइकिल बेसिकली एक मशीन है जो कहता है मैं आपकी जो कन्वर्जन है हीट टू वर्क की वो करूंगा। उसके निकालने के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया, कितने परसेंट की, फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q2 किसके बराबर है, नीटा के बराबर। नीटा क्या होता है, एफिशिएंसी का सिंबल है। W क्या हो गया, Q2 माइनस T1 अपॉन Q2। Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 अपॉन T2 डिवाइड किया, 1 माइनस T1 अपॉन T2 आ गया। अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपको क्या समझना है, W क्या है, वर्क डन, Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, Q1 बेटा क्या है, हीट रिटर्न्ड बैक, अब्जॉर्ब तो कर ली, अब ऋषिका वापस भी तो जानी है, रिटर्न्ड बैक, T2 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। और अगर आपको 100% एफिशिएंसी चाहिए, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, T1 0 केल्विन है, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप में से किसी को डाउट है तो मुझे